शुरू करते हैं पॉलिटी का लेक्चर 6। और इस लेक्चर में हम प्रस्तावना में सत्ता के स्वरूप के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे हमने डिस्कस कर लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पे, कहाँ गया पेन, या हमने डिस्कस कर लिया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को। समाजवादी भी डिस्कस कर लिया है। पंथ निरपेक्ष जो तो तत्व है इसको भी डिस्कस कर लिया है। लोकतंत्रात्मक को भी डिस्कस कर लिया है और गणराज्य बचा हुआ है। और इसके बाद पढ़ेंगे सत्ता का उद्देश्य क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इस सबको इसी लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है। पहले महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण के हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी क्रम में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं गणराज्य से, रिपब्लिक। ठीक है। तो गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य, एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। यदि देश का जो प्रमुख है, जो अगर वो वंशानुगत है और मनोनीत हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि ऐसे राज्य को गणराज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उसे गणराज्य नहीं कहा जाता है। लेकिन यदि वो मनोनीत या वंशानुगत नहीं है और जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है, निर्वाचित होता है, जनता उसे निर्वाचित करती है, तो ऐसे राज्य को, ऐसे देश को गणराज्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। इसका मेन एलिमेंट है कि राज्य का प्रमुख मनोनीत या वंशानुगत नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। ये एलिमेंट है। अगर ये तत्व पाया जाता तो ये माना जाएगा कि ये देश गणराज्य है, अन्यथा यह देश गणराज्य नहीं है। ठीक है। अब राज्य का एक वर्ड आया, जैसे कि राज्य का प्रमुख। ठीक है। तो राज्य का प्रमुख का मतलब होता है कि जिसके नाम से शासन चलाया जाता है। जैसे भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो शासन चलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को भारत का राज्य प्रमुख माना जाता है। ठीक है। और शासन का प्रमुख कौन होता है? जो वास्तव में शासन का संचालन करता है, जो वास्तव में शासन चलाता है। जैसे भारत में भारत का प्रधानमंत्री। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री करता है। रियल में जो शक्तियों का उपयोग होता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसीलिए भारत का जो शासन का प्रमुख है वो कौन है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि वास्तव में शासन का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो दो टर्म्स आपके क्लियर हो गए। राज्य का प्रमुख क्या होता है ये आप जान लिया, और शासन का प्रमुख कौन होता है। राज्य का प्रमुख ऊपर ये, और दूसरा शासन का प्रमुख, दोनों क्लियर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत भारत कैसा राज्य है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या होता है? जो शासन का प्रमुख हुआ करता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर डेमोक्रेसी है तो शासन का प्रमुख, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी देखिए डेमोक्रेसी है, दोनों में डेमोक्रेसी है, तो शासन का जो प्रमुख है प्रधानमंत्री है। और गणराज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का प्रमुख, देखिए शासन का प्रमुख है, जैसे अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया है, शासन का प्रमुख जो वास्तव में शासन चलाता है। तो भारत में वास्तव में शासन कौन चला रहा है? जो भारत का प्रधानमंत्री है। तो शासन का प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में भी वास्तव में शासन कौन चला रहा है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। वहां पर भी डेमोक्रेसी, इसलिए वहां पर भी प्रधानमंत्री है, वहां शासन का प्रमुख। क्योंकि भारत एक गणराज्य है, तो भारत का जो राज्य का प्रमुख है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, जो कि भारत का राष्ट्रपति है। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन एक लोकतंत्रात्मक संवैधानिक राजतंत्र है, गणराज्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन का जो किंग होता है वो कैसे होता है? वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। तो यहां तक हमारा हुआ प्रस्तावना का ये वाला
जो विशेषता थी प्रस्तावना की पूरी हो जाती, सत्ता का स्वरूप। अब डिस्कस करते हैं प्रस्तावना का नेक्स्ट जो है आपका आता है सत्ता का उद्देश्य। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। तीसरी प्रस्तावना की विशेषता है सत्ता का उद्देश्य। सत्ता के जो उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, बंधुता, ये जितने भी उद्देश्य हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सत्ता का पहला उद्देश्य है, जो शासन का पहला उद्देश्य है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। इसके बाद सत्ता का जो दूसरा उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। देखिए, न्याय में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब आप न्याय को डिस्कस करेंगे तो न्याय में आपको 3 प्रकार के न्याय की बात करनी हो। हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है ना। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है सत्ता का, स्वतंत्रता। सेकेंड एलिमेंट है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपकी प्रस्तावना में दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, विचार क्या है? एक आंतरिक या मानसिक क्रिया है जो व्यक्त नहीं है अभी, सिर्फ आपके मन में है, उसको आप विचार कहते हैं। लेकिन अगर ये व्यक्त हो जाती है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति क्या है? इसका बाह्य स्वरूप है। विचार का जब कोई विचार है आपके मन में चल रहा है तो उसको आप विचार, थॉट कहेंगे। लेकिन अगर वो प्रकट हो जाता है तो उसे आप अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति क्या है? विचार का बाह्य स्वरूप है, यानी कि विचार को प्रकट करना। ठीक है। विश्वास का क्या मतलब होता है? विश्वास से मतलब है किसी भी विचारधारा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको आजादी देती है कि आप किसी भी विचारधारा को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये आपका प्रस्तावना आपको ये बताती है। धर्म, धर्म का स्वरूप क्या है? स्वरूप सैद्धांतिक है और इसका अर्थ है कि किसी भी रिलीजन को, कोई भी रिलीजन हो, एक्सवाजिट कोई भी रिलीजन हो, स्वीकार करने की स्वतंत्रता। और आपको धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट्स भी है, मौलिक अधिकार आप पढ़ेंगे आगे, ये सारे राइट्स आप आगे पढ़ेंगे। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता का स्वरूप व्यवहारिक है। उपासना क्या है? एक व्यवहार है। आप आचरण में जब आध्यात्मिक चीज को उतारते हैं तो वो व्यवहारिक रूप में स्पष्ट हो जाती है। तो उपासना का स्वरूप कैसा है? व्यवहारिक है। अगर व्यवहारिक रूप से आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे उपासना की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और इसका अर्थ है कि व्यक्ति जिस रिलीजन को स्वीकार करता है उसकी पूजा या उपासना पद्धति का पालन करना, ये होता है आपका उपासना। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा एलिमेंट है आपका समानता। समानता में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है भारत के संविधान के प्रस्तावना में। पहला, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरी समानता की जो बात हो रही है वो अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा की समानता का मतलब होता है कि प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है कि समाज में, देखिए यहाँ पे समझ लिखा है ये गलत है, इसे लिख दीजिएगा आप समाज। ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, कि प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है कि समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि से निर्धारित नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। अर्थात कोई व्यक्ति अगर उच्च जाति का है तो उसे बहुत अधिक सम्मान नहीं दिया जाएगा और निम्न जाति का है तो उसे हे या निकृष्ट नहीं समझा जाएगा। अर्थात किसी भी जाति का व्यक्ति हो, प्रस्तावना कहती कि सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, प्रस्तावना कह रहा संविधान की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, संविधान सभी को समान संरक्षण देगा, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि उसकी प्रतिष्ठा उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर निर्धारित नहीं होगी। सभी व्यक्ति
समान माने जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, और उनका कोई भी लिंग हो, कुछ भी हो, उनको प्रतिष्ठित माना जाएगा और समान रूप से माना जाएगा। वो समान रूप से प्रतिष्ठा के हकदार होंगे। प्रतिष्ठा की समानता का ये मतलब हुआ। अवसर की समानता का क्या मतलब है? अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को विकसित होने, देखिए, विकसित होने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अर्थात जब समाज में विकसित होने के अवसर दिए जाएंगे तो व्यक्तियों में भेद नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति मतलब सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, और कोई भी लिंग हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी क्षेत्र के हों, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा उनके विकसित होने के लिए जितना अवसर देने की जरूरत है। और राज्य अपने नागरिकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के जो भी अवसर उपलब्ध कराएगा, वह अवसर समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। देखिए, ये इसका की पॉइंट है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को या किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रदान किए जाएंगे या व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं आपकी प्रस्तावना कहती है। आपकी प्रस्तावना कहती है कि भारत के संविधान में सभी व्यक्ति समान होंगे, और जब अवसर का वितरण करेगा सरकार, शासन करेगा, तो शासन जब अवसर का वितरण करेगा, पर अवसर देगा, तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से ट्रीट करेगा। आगे पढ़ेंगे कि कुछ राज्य विशेष प्रकार के वंचित और दुर्बल के पक्ष में, स्त्रियों के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है, ताकि उनको भी समानता के स्तर पर लाया जा सके, सिर्फ इस उद्देश्य से। बाकी उस भेदभाव का भी कोई शोषण या एक तरफा रवैया अपनाने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अवसर की समानता ये है कि अगर सभी व्यक्तियों को समान रूप से विकसित होने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, और जब राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जो भी अवसर उपलब्ध कराएगा, वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध कराएगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चौथा आपको एलिमेंट देख लेते हैं, व्यक्ति की गरिमा। आप जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो व्यक्ति की गरिमा को पहले रखा गया है और भारतीय संविधान में एकता और अखंडता को बाद में रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि अगर व्यक्ति को गरिमा में जीवन नहीं मिलेगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं टिकेगी, वह श्रद्धावान नहीं होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर। क्योंकि व्यक्ति के अंदर ये भाव तभी आता है जब वो व्यक्ति गरिमा में जीवन जी रहा होता है, तब उसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर समर्पण का भाव आता है और उसके लिए तत्पर रहता है। तो संविधान की प्रस्तावना में इसीलिए सबसे पहले रखा गया है एकता और अखंडता के पहले व्यक्ति की गरिमा को। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना। मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन अर्थात आपके जीवन में गरिमामय जीवन होना चाहिए, और उस गरिमा के अंतर्गत ये आता है कि आपको सभी प्रकार के अवसर की समानता हो, जीवन में समानता हो, किसी भी प्रकार से आपको हे या निकृष्ट दृष्टि से न देखा गया हो, आपको निंदनीय न माना गया हो, और आपको गरिमामय जीवन जीने के लिए जितने संसाधन, जितने अवसर, जिसकी आवश्यकता है राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा आपको मुहैया कराई गई हो, उपलब्ध कराई गई हो। तो व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना, ये होता है व्यक्ति की गरिमा। और इसमें व्यक्ति विशेष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राज्य की तो होती ही है, लेकिन निजी व्यक्ति की भी भूमिका होती है महत्वपूर्ण। इसके बाद आता है पांचवा टर्म, एकता और अखंडता। देखिए, जो एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, यानी कि जो एकता आती है वो मनुष्य के मन में आती है। हम सभी लोग एक हैं, ये भाव व्यक्ति के मन में होता है, और उस एकता को प्रदर्शित करने के लिए सभी मिलजुल कर होते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भाव स्थिर हो चुका है कि हम सभी एक हैं
और एक मिलजुल कर रहना हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाता है, ठीक है ना। तो नागरिकों में एक होने की भावना विकसित करना ये एकता है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसीलिए विकसित की जाती है मन में व्यक्ति के। अगर व्यक्ति के मन में ऐसी भाव विकसित नहीं कर पाए तो उनको एक कर पाना, राष्ट्र के प्रति एक कर पाना संभव नहीं है। और अखंडता की जहां तक बात आती है, तो अखंडता एक भौगोलिक विचार है, अर्थात आप भारत के क्षेत्र या भारतीय भूभाग को भारत से अलग नहीं होने देंगे, भारत को अखंड रखेंगे, उसे खंड खंड नहीं होने देंगे, ये होता है अखंडता, ठीक है। और अब देखते हैं भारत का नेक्स्ट एलिमेंट। अब एकता की बात हुई है और अखंडता की, तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो एकता को प्रभावित करती हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय मनोबल को ना कमजोर करती है वो जातिवाद है, भारत में बहुत ज्यादा हावी है। सांप्रदायवाद ये भी बहुत हावी है। क्षेत्रवाद आपको बहुत देखने को मिलेगा, और भाषावाद, हिंदी भाषी, तमिल भाषी, तेलुगु भाषी, उड़िया, कन्नड़, केरल, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, और वो भाषाओं को लेकर, भाषाओं के नाम से राज्यों के अलगाव को लेकर विवाद होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं भारत में। तो ये भाषावाद का आजकल तो बहुत ज्यादा भी कुछ समय पहले आपको देखने को मिला था, है ना। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा देखने को मिला था, और दूसरे दूसरे राज्यों में भाषा को लेकर कुछ विवाद हो गया था, वो आप सभी जानते हैं। तो एकता प्रभावित हो गई थी, वहां से लगता था कि ये विशेष भाषी और ये विशेष भाषी, ये सभी एक नहीं है, ये अलग अलग हैं, और वो अपने अलग अलग अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। हम सभी भारतीय हैं, और हम सभी भारतीय होने के अस्तित्व के लिए उस समय नहीं लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई यह नहीं थी कि हम सभी भारतीय हैं, वो अपनी अपनी भाषा के आधार पर अपनी आइडेंटिटी शो कर रहे थे। हम भारतीय हैं, उनकी ये आइडेंटिटी नहीं थी उस समय। तो इससे जो एकता है वो कमजोर हुई, राष्ट्रीय एकता क्या हो गई, कमजोर हो गई। ऐसी जाति समीकरण बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, संप्रदाय बहुत प्रभावित करता है। और दुर्भाग्य से कहूंगा कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र है, और भारत में इस चीज को लेकर भारतीय मुसलमानों को अगर देखा जाए, मुसलमानों के प्रति यह भाव अक्सर उठ जाता है लोगों में कि अगर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की बात होगी, इस्लाम की बात होगी, तो अमूमन क्या हो जाएगा, एक संप्रदाय बट जाएगा जो अपने आप को कहीं ना कहीं इस्लाम से जोड़कर देखेगा, और भारत का, अपनी आइडेंटिटी भारत नहीं स्वीकार करेगा। उस समय वो अपनी आइडेंटिटी इस्लाम स्वीकार करेगा। इसी प्रकार से जैसे इस समय एक खालिस्तान का चल रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी इंडिया के रूप में नहीं परिभाषित करना चाहते, तो खालिस्तान के नाम पर उत्तर पूर्वोत्तर भारत में चले जाए, बोडोलैंड है, नागालैंड है, ये ग्रेटर नागालैंड, नागालिम, ये सब क्या है, भाषा, जाति, एथनिक, अलग अलग जातीयता के आधार पर बटा हुआ है समाज, भारतीय समाज। तो एकता नहीं आ पा रही, क्योंकि ये सभी अपने आप को एकजुट नहीं समझ पा रहे। मानसिक रूप से इनको लगता है, इनके मन में भाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ चुका है कि हमारी आइडेंटिटी ये है, इसलिए हम एकता और अखंडता की बात तो बाद में आएगी। इसलिए चुनौतियां हैं जो राष्ट्रीय मनोबल को कमजोर करती हैं, और ये चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण है। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ठीक है। अखंडता को कैसे प्रभावित करते हैं, मान लीजिए युद्ध हो जाए, तो युद्ध में कोई दूसरा, जैसे पाकिस्तान भारत का चीन के साथ हुआ, इसमें क्या हुआ था, चीन ने भारत का कुछ हिस्सा क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया, अक्साई चीन, है ना। चीन ऑक्युपाइड इंडिया जो है ना, तो चीन के कब्जे में है, तो क्या हुआ, जो अखंडता थी वो भंग हुई, और कुछ खंड, कुछ भूभाग चीन के कब्जे में चला गया। ऐसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस प्रकार से जब युद्ध होते हैं, तो युद्ध में क्या होता है, अखंडता प्रभावित होती है। दूसरा, अलगाववाद। अगर राज्य में, देश के अंदर अलगाववाद उत्पन्न हो रहा होता है, जैसे खालिस्तान क्या है, एक अलगाववाद है, ठीक है ना। खालिस्तान क्या है, एक अलगाववाद है, और अलगाववाद भारतीय भूभाग के एक बड़े भाग को खंड के रूप में
अलग करना चाहता है, जो भारतीय भूभाग से जुड़ा हुआ है और उसे खंड खंड करके यानी कि एक खालिस्तान बनाना चाहता है। तो क्या है कि एक आपका ये बड़ा सा भूभाग है और उस इस छोटे भाग में क्या किया आपने, अलगाववाद खड़ा किया और इसको आपने अलग कर लिया, और इससे अभी तक पूरा था ये अलग हो गया। तो इसको बोल देते हैं खंड खंड में विभाजित कर देना, यानी अखंडता को प्रभावित कर देना। तो दो चीजें हैं जो भारत जो अखंडता को प्रभावित करते हैं, एक युद्ध है और दूसरा अलगाववाद। अब देखें इसके आगे का जो बचा हुआ था एक एलिमेंट, बंधुता, जो आपकी प्रस्तावना का उद्देश्य है, छठा उद्देश्य क्या है, बंधुता। बंधुता का अर्थ है कि भारत देश का निवासी होने के कारण सभी भारतवासी आपस में बंधु भाव से रहेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, इसीलिए हम सभी भाई भाई हैं, ये भाव लेकर सभी लोगों को आपस में रहना है, इसको बोलते हैं बंधुता। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना भी काफी की गई है। अब कैसे की गई है वो देख लेते हैं। पहली कई है महत्वपूर्ण को मैंने डिस्कस किया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको एग्जाम में न कभी आई है और न कभी आएंगे, उन चीजों को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर कभी लगा कि इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं एक वीडियो में सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीज। पहली आलोचना भारतीय संविधान की हुई कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह अप्रवर्तनीय है, गैर न्याय योग्य है या अवाद योग्य। अप्रवर्तनीय का मतलब है कि इसे लागू करने के लिए आप न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं। अगर आप बोलें कि नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा और इसके एलिमेंट्स जो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये इसका जो आपने स्वरूप बताया, इसका उद्देश्य बताया, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनको लागू करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, और इसके लिए अपने हल में वाद लेकर चले जाएं कि सरकार लागू नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार इसके लिए स्वतंत्र है और वो लागू करने के लिए बाध्य नहीं। ये आदर्श है, इसे प्राप्त करना है। सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से इन आदर्शों को प्राप्त करेगी, लेकिन उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय उसे बाध्य आदेशित नहीं कर सकता है, इसलिए कहा गया नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना केवल एक निर्देश के रूप में, देखिए स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना क्या है, एक निर्देश के रूप में, और इसे लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किए, बाध्य नहीं। देखिए ये भी स्पष्ट हो गया कि सरकार बाध्य नहीं है इसे लागू करने के लिए। यदि सरकार प्रस्तावना को लागू नहीं करती है तो नागरिक न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। वार्ड नहीं है, ये वार्ड गलत है, इसे लिख दीजिएगा वाद, ठीक है। वाद दायर नहीं कर सकता कि न्यायालय में जाकर वाद दायर कर दे और सर न्यायालय से बोले कि प्रस्तावना लागू करने का न्यायालय श्रीमान आदेश करे सरकार को, और सरकार प्रस्तावना के सभी उद्देश्यों, आदर्शों को लागू करे, तो ऐसा नहीं है, यह नहीं होगा। और न्यायालय के माध्यम से प्रस्तावना को लागू नहीं कराया जा सकता। इसी आधार पर आलोचकों ने प्रस्तावना की उपमा दंत विहीन व्याघ्र से की है, अर्थात टीथलेस टाइगर से। विद्वानों ने कहा कि यार प्रस्तावना बड़ी बड़ी बातें तो लिखी हैं, लेकिन प्रस्तावना को बोला कि ये शेर है, लेकिन इस शेर के पास दांत नहीं है, ये काट नहीं सकता। ये टाइगर है, ये टाइगर काट नहीं सकता, कुछ भी कर लो, इसलिए दंत विहीन व्याघ्र से इसकी तुलना भी की गई। दूसरी आलोचना क्या हुई ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। इसमें कुछ वर्णित शब्द है जैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का अर्थ स्पष्ट नहीं है। जैसे आपने देखा भारतीय समाज प्रस्तावना में समाजवादी वर्ड आया, लेकिन कहीं पर भी समाजवाद को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा केस, मैंने डिस्कस भी किया था, डीएस नकारा केस 1982 में, डीएस नकारा केस 1982 में समाजवाद के कुछ तत्व निर्धारित किए थे, 4 तत्व निर्धारित किए थे, मैंने डिस्कस कर चुका हूं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष को भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं आलोचक कि भारतीय संविधान में ना कुछ शब्दों को लेकर अस्पष्टता है, स्पष्टता नहीं है। तीसरी आलोचना है कि संविधान निर्माता ने प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ग्रहण की है और विषय वस्तु और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए ये आरोप लगाया जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि मौलिकता का अभाव है।
मौलिकता का मतलब होता है कि इनका खुद का डेवलप किया हुआ नहीं है। इन्होंने संकल्पना अमेरिका से संकल्पना ले ली, भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से ले ली। इन्होंने नकल की है, अपने से कुछ डेवलप नहीं किया, मौलिकता नहीं है इसमें, ये आरोप लगाता है। अच्छा, ये तो आलोचना हुई, लेकिन प्रस्तावना की कुछ तारीफ भी हुई, कुछ अच्छा भी कहा गया प्रस्तावना को लेकर। के एम मुंशी कहते हैं, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ठीक है ना, इनको बोलते हैं के एम मुंशी। उन्होंने प्रस्तावना को भारत की राजनीति की जन्म पत्री कहा है। ऐसा क्यों कहा है, चलिए इसे समझ लेते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार जन्मपत्री किसी भी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में बताती है कि किसी व्यक्ति का भावी जीवन कैसा होगा, भविष्य में वो क्या क्या करेगा, क्या क्या उपलब्धियां हासिल करेगा, कौन कौन सी उसके साथ घटनाएं होंगी, कौन कौन से उसके जीवन में परिवर्तन आएंगे, कौन उसका जीवन साथी होगा, उसके कैसे आचरण होंगे, किस प्रकार का उसका आचार विचार होगा, क्या सारी चीजें आपको जन्मपत्री में मिल जाती हैं। तो क्या उसी प्रकार से प्रस्तावना भी भारत की राजनीति की ना जन्मपत्री है। ये तय करेगी कि भारत की जो राजनीति, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, भारत की राजनीतिक जनपत्री है। ये डिसाइड करेगी भारत में राजनीति का क्या स्वरूप होगा। तो इसी प्रकार प्रस्तावना भी भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। राजनीति ही तय करती है कि किसी राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा। तो ये बता रहा है कि भविष्य के भारत की रेख रूपा कैसी होगी। प्रस्तावना बताती है कि भारत में शासन शक्ति का स्रोत, शासन शक्ति का स्वरूप और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना मिल जाता है आपको। दूसरी इसकी तारीफ की गई न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के द्वारा। उन्होंने कहा, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गजेंद्र गढ़कर आगे इस विवाद को भी समझेंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इन्होंने तो ये मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है ना। और इसी बिंदु पर आगे विवाद भी हो, इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इन्होंने कहा कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। कह रहे उस समय के संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या चल रहा था भारत को लेकर, अगर इसको समझना है तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने भारत को कैसा बनाने का स्वप्न देखा था। ये उनके मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, ऐसे बोल रहे हैं न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर। और ये भी कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग भी नहीं, ठीक है ना। इसी आधार पर यह माना गया कि प्रस्तावना निर्वाचन में सहायता करती है। और एक बात और आपको बता दूं, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर फंस जाता है, उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता संविधान के इंटरप्रिटेशन को लेकर, तब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं प्रस्तावना को उठाता है और प्रस्तावना उस वक्त मार्गदर्शन करता है कि क्या उद्देश्य से इस वर्ड का उपयोग किया गया था और इसका क्या स्पष्टीकरण होना चाहिए, इस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए। ये सारी चीजों को जब डिफाइन किया जाता है, व्याख्यायित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और मार्ग नहीं दिखता, तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं प्रस्तावना को उठाकर देखता और उसके बाद फिर डिफाइन करता है। मस्तिष्क क्या था ये समझने की कोशिश करता है सर्वोच्च न्यायालय कि किस दिमाग से, किस विचार को लेकर बनाया गया था, किस भाव को लेकर ये प्रावधान ऐड किया गया था। उसी आधार पर, उसी अनुसार संविधान की व्याख्या फिर करता है सर्वोच्च न्यायालय। मैं आपको बता दिया हूं व्यक्तिगत जानकारी के लिए। आगे देखते हैं। तीसरी प्रस्तावना की जो महत्वपूर्ण या महत्ता बताई गई है ठाकुर दास भार्गव के अनुसार। इन्होंने कहा कि संविधान की ये आत्मा है। कैसे आत्मा है? जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार से प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान महत्वहीन हो जाएगा। देखिए, प्रस्तावना में आपको आदर्श मिलेंगे। आदर्श का मतलब है कि भविष्य में जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं और भविष्य में जैसे भारत बनना है, ये सारी चीजें आदर्श के अंतर्गत आती हैं। तो तब अतः भारत के संविधान की प्रस्ताव में आदर्श मिलेगा। और कहते हैं अगर आदर्श को हटा दिया जाए, और कहते हैं आदर्श आत्मा है, और कहते अगर आदर्श को हटा दिया जाए तो संविधान महत्वहीन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो प्रस्तावना के कहते हैं आदर्श इस संविधान को जीवंत बनाते हैं। भारतीय संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ये वर्ड याद रखना, लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत जीवंत डॉक्यूमेंट कहा जाता है। संविधान की चौथी जो विशेषता है, या जो तारीफ की गई संविधान की, क्या विशेषता बताई गई कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। और पांचवी क्या है, प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय न्याय, भारतीयों के साथ न्याय नहीं किया जाता था। मनमाना ब्रिटिश अधिकारी जो जजेज होते थे, मनमाना, आपने तो देखा ही होगा कैसे किस प्रकार से भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया। जजमेंट कुछ और टाइप किया गया और किसी दिन का था, किसी और दिन लटका दिया गया उन्हें फांसी पर, ठीक है ना। तो न्याय से वंचित था उस समय का, स्वतंत्रता तो थी ही नहीं, और बहुत प्रकार से को गोरे काले को लेकर बहुत भेद होते थे, और पहले से भेद बहुत सारे तो विद्यमान थे ही। तो ये आदर्श थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के। ये आदर्शों की झलक आपको आपके प्रस्तावना में देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए कुछ और बिंदु पर देख लेते हैं। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, गजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का ये पॉइंट बोला था। इन्होंने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब उसी से संबंधित प्रश्न आ गया। देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। और प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, दूसरा प्रश्न। तो चलिए देखते क्या क्या कहा गया भारतीय संविधान में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस के माध्यम से, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से क्या स्थापित किया। बेरूबारीवाद आता है 1960 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और जब कोई चीज संविधान का अंग नहीं है तो संविधान में उसमें संशोधन कैसे कर सकते। देखो, संशोधन तो संविधान में होगा, और संविधान में संशोधन होगा तो इसका मतलब है कि वो संविधान का अंग है। और अगर वो संविधान का अंग नहीं है, यानी कि वो संविधान ही नहीं, तो उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः संशोधनीय नहीं। बेरूबारीवाद में ऐसा कहा गया। एग्जाम में पूछ लेता है, ये कई बार आ भी चुका है, बता दे रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, और इसमें यह कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संशोधन किया जा सकता है। और जब अंग हो गया संविधान का, तो यानी कि यह भी संविधान है, और संविधान में संशोधन का मतलब है इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने केसों में मिनर्वा मिल्स केस आया, LIC केस आया और SR बोम्मई केस आया। इन सभी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद यथास्थिति क्या है, क्या स्थिति निर्धारित की गई। वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। और तीसरी जो स्थिति निर्धारित की गई है, केशवानंद भारती केस में निर्धारित की गई है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, अभी आगे पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। यदि कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यानी कि जिसके बिना संविधान की आकृति बिगड़ जाएगी, उसका आकार बिगड़ जाएगा, संविधान संविधान नहीं रह जाएगा, ऐसा कोई तत्व पाया जाता है, मूल ढांचा पाया जाता है, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये तीन स्थिति निर्धारित की गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ और 1976 में किया गया। और 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के, कुछ नए इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ, ठीक है।